गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज भाई हम चैप्टर 6 का मैराथन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 इज व्हाट? चैप्टर 6 का क्या नाम है भाई? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? कोई भी हर जगह की एक वोकैबुलरी होती है, टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है? तो भाई ऑब्वियसली बिजनेस इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज होती है। आपको प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो देर आर मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन देयर इज फाइनेंस रिलेटेड एंड देन पैसा है, तो बैंक भी साथ में आएगा ही आएगा। भाई किसी का भी बिजनेस है आज की तारीख में, क्या बैंक से काम नहीं करता? करना ही पड़ता है, तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज भी आएगी। एंड देन इसके अलावा भी कोई टर्मिनोलॉजी बच जाती है, तो दैट इज अंडर अदर टर्मिनोलॉजीज। तो भाई आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से। जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें से हम वो देखते जाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा या इसको देखने की वापस जरूरत है, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जो बिल्कुल बेसिक है उसको हम स्किप करेंगे, अज्यूमिंग कि आपको पहले से एक बार आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ, सारे के सारे लोग बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ। भाई सबसे पहला आया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। कि भाई मान लो बैंक ने मेरा बीआर एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। भाई ऐसे तो ऑटोमेटिकली कुछ होता नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लिया मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पर या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, मेरा डॉक्यूमेंट को असिस्ट कर लिया, साइन करके रख लिया। ठीक है, क्या ये इंडिकेट करता है कि बैंक ने अप्रूवल दे दिया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो चुके हैं। एक्सेप्टिंग हाउस जो ये काम पूरा डेडिकेटेडली करता है, एक्सेप्टेंस वाला। अकाउंट बैलेंस बिल्कुल बेसिक। अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? कि सर इट इज द इंटरेस्ट अर्न बट नॉट पेड। ऐसा देखो ना, आपके खाते में, आपके अकाउंट में अगर सेविंग्स होगा या एफडी होगा, ये रोज थोड़ा मैसेज आता कि भैया सर इतना पैसा क्रेडिट आता है क्या? नहीं। बैंक क्या करता है? या तो क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट करता है इंटरेस्ट का। अब पेमेंट क्वार्टरली कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो आप रोज कमा रहे हो, लेकिन आपको रोज इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई दैट इंटरेस्ट इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट। कि भाई बैंक मानता है कि आपने कमा लिया है, यू हैव अर्नड इट, बट बैंक हैज नॉट पेड टू यू। पे करेगा, लेकिन वो उसकी जब डेट्स आएगी तब उसको पे करेगा। तो दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट। अगला आया एडमिनिस्टर्ड रेट। एडमिनिस्टर्ड रेट, भाई एडमिनिस्टर्ड रेट क्या होती है? कि भाई ऑब्वियसली एक लोन होता है, एक तो फिक्स रेट पे और एक होता है फ्लोटिंग, की चेंज होती रहती है लोन की रेट। भाई एक आपने लोन लिया 7% पे, तो 7% ही रहेगी, तो वो क्या हो गया? फिक्स रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव रेट क्या होती है? जहां पे अगर आरबीआई की वजह से, अगर आरबीआई ने रेट कम करी लोन की, तो आपको भी लोन कम रेट पे देना मिलेगा। अगर लोन पे रेट बढ़ाई तो भी ऊपर जाएगा। तो दैट इज नोन एज एडमिनिस्टर्ड रेट्स। कि भाई सर मतलब मार्केट में जो रेट चल रही है उसका फायदा आपको भी मिलेगा। कि भाई मान लो मैंने 7% पे लोन लिया, लेकिन आरबीआई ने 6% कर दिया, तो मेरे को फिर 6% पे इंटरेस्ट देना है। फिर लेकिन आरबीआई ऊपर करेगा तो मुझे ऊपर पे भी देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड दो चीजें और हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। इससे रिलेटेड एक चीज जो है पहले अपन आ लेते हैं, दैट इज नोन एज कैप। अगले पेज पे आपको दिखेगा कैप। कैप क्या होता है? यहाँ पे मैं एक रेंज फिक्स कर देता हूँ। सपोज करो 7% पे लोन लिया, तो 6% लोअर, ऊपर का 8%। अब आरबीआई ने 6% से कम भी कर दिया तो भी मैं 6% भी दूंगा। इससे लेकिन मुझे प्रोटेक्शन ये मिल गई कि अगर कभी ऊपर भी जाता है, मान लो आरबीआई ने 9% कर दिया, तो मैं 9% पे नहीं दूंगा, मुझे फिर भी मैक्सिमम कितने पे देना पड़ेगा? 8% पे, जिसको हम कहते हैं कैपिंग। एक कैप कर दिया है। ठीक है, अगला आया एडीआर। एडीआर किसी को याद है क्या तुम में से? एडीआर कोई मुझे बताएगा क्या क्या होता है एडीआर? रेज हैंड। अरे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट के अलावा कोई बताएगा क्या क्या होता है? करेक्ट। तानिया? सर मतलब किसी बाहर अमेरिका में अगर हमारे को किसी शेयर को परचेज करना होता है तो या स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे करना होता है तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में ही होता है। ठीक है, चलो सुनो सुनो सारे लोग, एक मिनट ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई इंडियन कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो वो शेयर्स के थ्रू बेचती है। लेकिन अब मान लो इंडियन कंपनी को अमेरिका के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, तो वो किसके थ्रू लिस्ट होती है? लिस्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो उधर अपने शेयर्स बेचती है, वो शेयर्स बेचती है थ्रू एडीआर, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इट इज फॉर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस ओनली एंड इट इज फॉर अमेरिकन सिटीजंस ओनली। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया एंड एक्सेप्ट अमेरिका, अगर आपको शेयर्स बेचने होते हैं इंडियन कंपनीज को बाहर, तो किसके थ्रू बेचती है? जीडीआर, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब बाहर की कंपनीज को इंडिया के अंदर शेयर्स बेचने तो किसके थ्रू बेचती है? आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है,
अगला आया एन्युटी, बिल्कुल बेसिक। अगला आया ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब सुनना, इसके लिए आपको पहले क्लियरिंग हाउस का कंसेप्ट समझ आना जरूरी है। क्लियरिंग हाउस समझ आ गया तो ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, दैट इज ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। पहले समझो क्लियरिंग हाउस क्या है। समझो, मैंने, सबसे अच्छा बच्चा था चिराग जैन, सबसे ज्यादा आया क्लास में, तो मैंने बोला फॉर पंचुअलिटी इसको पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने इसको चेक काट के दिया 50 लाख, नहीं 7 करोड़, तो मैंने इसको ऐसे 7 करोड़ का चेक काट के दिया। अब मेरा अकाउंट किधर है, मेरा अकाउंट किधर है, पीएनबी में। ओहो, आपको पता है, ठीक। हाँ भाई, अब मेरा अकाउंट कहाँ पे, पीएनबी में, तो मेरे खाते में पैसे किधर, पीएनबी में। चिराग जैन का अकाउंट किधर है, एसबीआई में। अब भाई मेरा, मैं किसका चेक काट के दूंगा, पीएनबी की चेकबुक का, मेरा अकाउंट उधर ही है। अब चिराग जैन पीएनबी के पास जाएगा क्या, नहीं, पैसा जमाने, चेक जमा डिपॉजिट कराने कहां जाएगा, एसबीआई में। अब एसबीआई वाले देखेंगे 7 करोड़, बड़ा अमाउंट। अब ऐसा तो नहीं है कि अंशुल सर का साइन है, अंशुल सर का साइन है, डाल देते हैं 7 करोड़ रुपया ट्रांसफर, नहीं ना, ऑटोमेटिकली तो ना क्लियर करेंगे। भैया मान लो मेरे खाते में पैसा ही ना हो, 7 करोड़ की जगह 7 रुपए हो, 7 करोड़ इसको ट्रांसफर कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, बैंक की बेचारी हालत खराब हो जाएगी मेरे से पैसा रिकवर करने में। तो इसके लिए बैंक क्या करते हैं, टू बी क्लियर कि भैया ये सही मामला है या नहीं, एसबीआई वाले क्या करते हैं, पीएनबी वालों को फोन करके पूछेंगे कि भैया इनके खाते में 7 करोड़ है क्या, अगर है तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज नोन एज क्लियरिंग द चेक। अब पहले तो एक जगह होती थी जहां क्लियरिंग हाउसेस होते थे बैंक के ही, और वहां पे रोज 4-5 बजे के बाद हर बैंक से कोई ना कोई पियोन्स वगैरह आके सारी चीजें क्लियर करते थे। इसलिए चेक का है ना, हाथों हाथ आप चेक डालते हो, हाथों हाथ पैसा भी नहीं आता। चेक का पैसा डालेंगे तो 1-2 दिन में पैसा आता है, 1 दिन लगता है जनरली। वो क्यों होता है, क्योंकि क्लियर होते हैं। ऐसी चेक होगा मतलब, नहीं तो चेक काट के मैं पैसे ऐसे लेके आ जाऊं, हाँ या ना। तो क्लियर करने के लिए कि सही बात सही है या नहीं, इसके लिए क्लियरिंग हाउसेस होते हैं। अब व्हेन दिस टास्क, दिस क्लियरिंग हाउस वाला काम मैनुअली की जगह मशीन्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, तो दैट बिकम्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। समझा क्या, समझा क्या, ऐसा आप भी करते हो, जैसे कि अरे कि वो मैं तेरे बारे में ये बोल रही थी, तो आप फिर उससे पूछते हो कि भाई तूने मेरे बारे में ये बोला, हाँ, तो आप भी क्लियर कर रहे हो टू बी श्योर, राइट। तो वही बैंक भी करते हैं कि इनके सही में खाते में इतना पैसा है या नहीं, ठीक है। चलो, ऑटो में एटीएम बेसिक भाई, समझाने ऐसा कुछ भी नहीं। बैलेंस ट्रांसफर क्या है कि भाई सर मैं या तो मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, एक ही बैंक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, बैलेंस ट्रांसफर एक खाते से उधर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी बैंक वाले भी शाणे होते हैं, देखो आपका एक बैंक में सेविंग अकाउंट है मान लो, और एक बैंक में आपका, उसी बैंक में आपका लोन अकाउंट भी चल रहा है। अब लोन अकाउंट होता है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, हाँ या ना। अब मान लो आपने टाइम पे इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई, क्या बोला मैंने, आपका एक ही बैंक है जिस सॉरी एक ही बैंक के अंदर आपका, मान लो मेरा पीएनबी में सेविंग अकाउंट भी है और वहीं पे मैंने लोन भी ले रखा है, वहां पे मैंने लोन भी ले रखा है, ठीक है क्या। अब लोन की क्या आती है, इंस्टॉलमेंट आती है। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और मैंने पैसा नहीं जमा कराया, और अगर मेरे सेविंग्स के अंदर बैलेंस है, तो पीएनबी वाले क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली यहां से जो पैसा है ना वो इस इंस्टॉलमेंट को चुकाने में यूज कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सेविंग्स अकाउंट का जो बैलेंस था वो लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके लोन की इंस्टॉलमेंट को खत्म कर दिया। तो दिस इज नोन एज बैलेंस ट्रांसफर। समझे क्या आप लोग सारे, ठीक है। बैंक अकाउंट बैंक रेट, बेसिस पॉइंट कल ही किया था, 1% इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे जैसे लिख दिया 1/100 और 1%, मतलब एक बेसिस पॉइंट तो 0.001 या 0.01, भूमिका 0.01, ठीक है। आ जाओ, बाउंस चेक जो क्लियरिंग वाले से आता है कि भाई मान लो भाई 7 करोड़ मैंने दे दिए, खाते में 7 रुपए थे, तो चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है क्या बाउंस चेक होना एक अपराध भी है, हाँ ठीक है। दूसरी चीज, आपके बैंक बाउंस चेक होने के चार्जेस भी लग जाते हैं, आपने उनका टाइम खोटी किया तो उसके चार्जेस भी लग जाएंगे। अच्छा
केवल बैंक बाउंस चेक केवल इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से नहीं होता, और भी रीजंस होते हैं कि मान लो आपके चेक पे ओवर वो हो गई, साइन गलत हो गए, या कुछ चीजें क्लियर नहीं है, सॉरी एम्बिग्यूटी है किसी चीज को लेके, तो भी वो आपके चेक को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आया अगला ब्रिज फाइनेंसिंग। अब देखो ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब, अच्छा मुझे बताओ ब्रिज का पर्पस क्या होता है? एक जगह और दूसरी जगह में जो भी गैप है उसको खत्म करना ब्रिज का काम होता है, राइट? जैसे अगर मुंबई गए हो तो बैंड्रा की सी लिंक न्यू वाली, गए हो कोई न्यू वाली हो, जबरदस्त उसमें घूमने के लिए टोल देना पड़ता है, ये बहुत मस्त फील आता है। हाँ, कार होती तो इंसान कार के बाहर निकलता है, इसे सनरूफ हो तो नहीं होती तो कांच से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है क्या? हाँ, वहां रुक भी नहीं सकते आप, ऐसा है रास्ते में ब्रिज में। अब वो ब्रिज क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को गैप को खत्म कर रहा है। अब व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? अब सपोज करो मेरा एक लोन था, मेरा एक लोन खत्म हुआ आज। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक रेडी बैठा है कि दूसरा लोन ले लो अंशुल सर, लो आज रेडी काम है, नहीं ना। मान लो एक लोन खत्म हो गया और दूसरे लोन स्टार्ट होने में 10 दिन है या 15 दिन है पैसा आने के लिए। ये 10-15 दिन कैसे जीऊंगा मैं? 10-15 दिन मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो उधर आता है कौन सा कंसेप्ट? ब्रिज फाइनेंसिंग का। कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म लोन्स वाली चीजें हम लेते हैं, जिससे कि एक लोन खत्म हुआ और दूसरे लोन के अंदर जो बीच में क्या था, गैप, इसको फुलफिल करने के लिए जो हम लोन लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। इसलिए ब्रिज फाइनेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितनी बार कि गैप फाइनेंसिंग कौन है? ब्रिज फाइनेंसिंग का दूसरा नाम। समझे क्या आप लोग? चलें आगे। चलो, कैप मैंने आपको पढ़ाई दिया था, रेगुलेट करता है इंक्रीज डिक्रीज किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेड रेट्स के अंदर। कैशियर चेक जब बैंक काट के देता है, कैश रिजर्व इतना बैलेंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एफडी का जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, आपने देखा होगा घर में कभी, वो ब्राउन, जैसे बैंक्स एक ब्राउन कलर का एनवेलप होता है, उसके अंदर एक पूरा एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि इतने रुपए की एफडी है, इतना % पे इंटरेस्ट मिलेगा, तब ये मैच्योर होगी और टोटल इतना अमाउंट मिलेगा। और उस एफडी का नॉमिनी भी कौन? देखना कर जाके तुम्हारा नाम लिखा है क्या, पता पड़ जाएगा कि बड़े भाई से ज्यादा प्यार या छोटे से, जो भी, ठीक है क्या? हाँ, तो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या दोनों से नहीं, एवरी केस। ठीक है, चेक आपको पता है। क्लियरिंग अभी समझा हमने क्या होता है। क्लियरिंग हाउस क्या हो गया? जब ये काम मैन्युअली हो रहा है। जब ये मशीन्स के थ्रू होता है तो क्लियरिंग हाउस क्या कहलाता है? ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है सर? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, राइट? दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। डेबिट कार्ड, आई होप आप सबको पता है, यूज भी किया होगा। एटीएम, एटीएम जैसे डेबिट कार्ड है। पीओएस अगर कभी स्वाइप किया हो तो एटीएम में भी ले डेबिट कार्ड, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप हमने तब भी देखी थी। अब देखो ना, आप गए बैंक में, ये लो कैश रख लो, ये वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कितना कैश लेके आए। वो पूछेगा अच्छा इतना क्या, आप बोलोगे इतना। आप मान लो आजकल तो कोविड की वजह से बैंक वाले भी एक पूरा लेयर लगा के रखते हैं बाहर, और मेरे जैसा चल गया जिसको आधा सुनाई पहले कम देता है, तो बोलेंगे कितने नोट है? 500। मैं बोलूंगा नहीं 400, दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत। तो वो बोलेगा कौन सा अकाउंट में डालना है, मैंने अकाउंट का नंबर गलत बोल दिया, या वो जब उसने रिपीट किया तो मुझे कुछ और सुनाई दे गया, ये तो मुझे लगा किसी और खाते में पैसा जा रहा है। हाँ भाई, रिस्क है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, तो इसके लिए सारे झंझट हटाने के लिए क्या आ गया? डिपॉजिट स्लिप। इसके अंदर सारी डिटेल है, अकाउंट का नेम, जिधर पैसा डालना है, डिनोमिनेशन सारे आ जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो सारे डिनोमिनेशन होते हैं। फिर यहाँ पे जो साइन, जो डिपॉजिट करता है डिपॉजिटर, उसके साइन भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। समझा क्या? ठीक है। जिसमें से ये छोटी वाली स्लिप आपको काट के देते हैं, और उसमें बैंक का थप्पा भी होता है, सील भी होती है, जिससे एक प्रूव होता है कि भैया आपके पैसे जमा हो गए। नहीं तो बैंक वाले मना कर दे हमने तो नहीं किया था, आप कब है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास भी एक प्रूफ होता है, डिपॉजिट स्लिप आपको, जो आधी काट के देते हैं, आधी वो रख लेते हैं बड़ी वाली और छोटी वाली आपको दे देते हैं। स्क्वायर शेप की होती है शायद, है ना? हाँ, आ जाओ। डिपॉजिटर कौन? डिपॉजिट कर रहा है। डेब्ट सेटलमेंट, डेब्ट पेमेंट, डेब्ट रिकवरी क्या है सर? ये सारी वो चीजें हैं, याद करो मैंने पूरा आपको एक बहुत जोरदार बड़ा बड़ा एग्जांपल समझाया था, याद है क्या? वो गुंडे उंडे आए थे, फिर उनको, उनकी पिटाई हुई, फिर उन्हें बोला करना क्या है बताओ, तो सेटलमेंट क्या था? नेगोशिएशन। ये तीनों चीजें क्या है?
डेब्ट सेटलमेंट, डेब्ट रीपेमेंट, डेब्ट रिकवरी। भाई तीनों चीजें हैं कि जब लोन डूबत खाते हो गए, एनपीए हो गए, तो अब कुछ तो चाहेगा बैंक के पास, कुछ तो आए, कुछ तो सेटल करेगा। मान लो 5 करोड़ का लोन है, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला भैया 5 करोड़ तो नहीं है, हाथ खड़े कर दिए, तो बोलेंगे अच्छा कितने हैं, तो ऐसा सेटलमेंट होता है। मिल बैठेंगे दो यार, मैं और बैंक, और सेटलमेंट होगा कि इस लोन को इतना तो दो, कुछ तो दो, कुछ नहीं से कुछ तो दो। कितनी बार होता है, क्वार्टर एंड्स पे होता है ये। क्वार्टर एंड बोले तो जून एंड हो रहा है, अप्रैल में, जून, ए जुलाई कौन बोला था ये, कोई तो बोला था ना जुलाई। हाँ कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है क्या। तो इस पे इनके भी टारगेट्स होते हैं, तो बैंक वालों की भी रिपोर्ट खराब दिखे कि एनपी आते, तो वहां पे भी सेटलमेंट करने के लिए वो भी रेडी रहते हैं। तो दैट इज डेब्ट सेटलमेंट की कितना पैसा कितने टाइम में दे रहे हो, कुछ कम ज्यादा करके, ऐसा वो होता है ना। जैसे आप मम्मी वगैरह के साथ सब्जी लेने गए हो कभी, या साड़ी की दुकान पे गए हो गलती से, तो साड़ी वाला बोल रहा है 5,000 की साड़ी, मम्मी बोल रही है 2,000, तो बोले ऐसे कैसे चलेगा मैम, तो मम्मी बोलेगी 2,500 दूंगी। जैसे वो फिर हेरा फेरी में बोलता है 150 रुपए है, तो वो ऐसा ही, दैट इज व्हाट, उसी तरह का डेब्ट सेटलमेंट वाली चीज है, ठीक है। डेब्ट रीपेमेंट की अब रीपे कैसे करेंगे, डेब्ट रिकवरी की भाई अब क्या होगा, वो आएगा आपकी चीजें बेचेगा, खरीदेगा, जितना पैसा मिल गया। ये तीनों थोड़े सिमिलर टर्म्स है। ई कैश, भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश, डिजिटल कैश कहते हैं इसको। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, अभिजीत अर्ली विड्रॉल पेनल्टी क्या थी, क्या तोड़ देते हैं, हाँ फिर, हाँ क्या होता है खुशी, करेक्ट। भाई अगर हमने कोई भी एफडी कराई है, कोई भी फिक्स इन्वेस्टमेंट किया बैंक में, और हम उसको बिफोर मैच्योरिटी अगर पैसे को निकाल रहे हैं, तो बैंक क्या लगाता है, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी लगा। हाँ ठीक है, समझे क्या अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, सारे के सारे, ठीक है। कि भाई आपको अब ऑब्वियसली ना, ऐसा तो ऐसा नहीं होता, तो मैंने एफडी करा ली 2 साल की, और मैं 6 महीने बाद आ गया, पैसे दे दो, तो बैंक वाले बेवकूफ हैं कि 1.5 साल और का जो इंटरेस्ट था वो भी आपको देंगे, नहीं ना, कुछ तो तोड़ेंगे। तो दैट इज नोन एज अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। वरना मैं क्या करता, एफडी कराई 2 साल की, 2 दिन बाद पहुंच जाता, पैसे दे दो, फिर आता, फिर एफडी कराता, पैसे दे दो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेलते रहते अपन ऐसे, ठीक है क्या। ऐसा अगला आया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये याद है क्या किसी को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, भाई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, जनरली इट इज डन इन द केसेस ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, ये बचपन में आप लोग भी करते थे, बचपन में आप लोग करते थे ना, कोई भी जगह को, कोई भी जगह आपको टेबल पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, तो रुमाल रख देते थे, ठीक है क्या। तो इससे क्या हो जाता था, इससे होता क्या था, वो जगह आपकी हो जाती थी, राइट, आपने टोकन दे दिया एक तरीके से। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज व्हाट की इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बुक करनी होती है, तो आप टोकन मनी की तरह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर देते हो, और जिससे आपने उसको पक्का कर लिया, ऐसा, ठीक है। ऐसे आप अभी शादी वादी करने जाओगे, तो आप उधर मैरिज हॉल वगैरह बुक करोगे, तो ऐसा तो ना होता मैरिज हॉल बुक करने का तो हाथ सारे पैसे दे देते, नहीं ना, उनको बुक करने का एक बुकिंग अमाउंट देते हैं, राइट। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगर एडीए वेडीए की अगर आपने देखा हो, ये जो बिडिंग करते हैं, प्रॉपर्टीज की बिल्डिंग होती है, आपको पता है, तो उधर आप सीधा तो ना 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, 5 करोड़ की बिल्डिंग, तो सीधा 5 करोड़ दे दो, नहीं, बुक कर, अगर आपके हाथ में आ गई, आपने बिल्डिंग जीत ली, तो आप उस समय प्रॉपर्टी को आपकी हो जाए, तो उसके लिए आपको एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है, जस्ट सॉर्ट ऑफ अ टोकन मनी। एक्सपायरेशन डेट कुछ काम का नहीं, मतलब काम का है, समझाने ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन है, उसमें थोड़ी लो इंटरेस्ट रेट रहती है, और ये स्टार्ट भी कब होता है, पूरी पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है उसके बाद, चुकाना तब चालू होता है। गारंटर, ये गारंटर कौन, करेक्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि इसने पैसा नहीं दिया तो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझे क्या। मान लो रावत साहब का लोन लेना था, तो रावत साहब को कोई लोन नहीं दे रहा था, तो रावत साहब मेरे को लेके गए, बोले सर चलो साथ में, मैंने चलते हैं, मैंने बोला हाँ भाई अपने बच्चे दे दो लोन, ये नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा,
ठीक है क्या? तो मैं कौन हुआ? गारंटर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लोन नहीं मिला तो मेरे को लेके चलो, नहीं मिलेगा मैं जाऊंगा तो भी। हाँ ठीक है। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है, इंटरेस्ट रेट आपको समझाने जैसे नहीं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, देखो फोटो भी डाल रखी है। कौन से बैंक की फोटो डाल रखी है? आईसीआईसीआई। ये हमने चैप्टर 3 में भी देखा था, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो भाई जहां पे हम ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो दैट इज नोन एज इंटरनेट बैंकिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, अगला आया लेटर ऑफ क्रेडिट। ए व्हाट इज दिस लेटर ऑफ क्रेडिट? याद है क्या कुछ? रेज एंड। लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ तो याद करो। तूने बोला। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही, बिल्कुल सही। आनवी, ऐश्वर्या। करेक्ट भाई, करेक्ट। भाई सपोज करो ये ऋषभ है, ऋषभ ये होनोलुलु से ट्रांजैक्शन कर रहा है। होनोलुलु में है सेजल, होनोलुलु में है सेजल, तो उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुछ 100 करोड़ 500 करोड़ का माल आ रहा है, ठीक है। वहां से माल मंगवा रहा है सेजल, 500 करोड़ का माल बेच रही है होनोलुलु से। हंस क्या रहे हो, है जगह है ऋषभ को। ऋषभ कहाँ भाई? अजमेर का, ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, ठीक है। अब सेजल को देखो, देखो एक बार, ये आपको इतनी सीधी है, ऐसी बेवकूफ लग रही है क्या कि बिना जाने बिना किसी गारंटी के माल भेज देगी ऋषभ को? है ना? नहीं ना। अजमेर में लोग बाग को नहीं ढूंढ पाते, गायब हो जाते हैं। ये तो होनोलुलु से इंडिया में कैसे ढूंढेगी? होंगे नहीं होंगे गायब। तो भाई सेजल को कुछ गारंटी चाहिए होगी, कुछ सेफ्टी चाहिए होगी, ये तभी तो माल भेजेगी। तो राइट, तो इधर क्या करता है ऋषभ को? क्या होगा, ऋषभ का जो बैंक होगा, ऋषभ का जो बैंक होगा वो देखेगा कि भैया हाँ ऋषभ की इतनी बस की है क्या, देखेगा है, तो ऋषभ के बिहाफ पे एक्सपोर्टर के बैंक को, एक्सपोर्टर बोले तो सेजल, इंपोर्टर बोले तो ऋषभ, तो ऋषभ का बैंक, इंपोर्टर का बैंक सेजल के बैंक बोले तो एक्सपोर्टर के बैंक को क्या देगा? गारंटी देगा कि भाई ये पैसा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं, हम तो नहीं भाग सकते, ये ऋषभ भाग सकता है, हम तो नहीं भाग सकते। तो बैंक इज व्हाट? एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर का बैंक इज गिविंग गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स बैंक। एंड जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू देते हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। समझे क्या आपको बात सबको? एक किसका बैंक किसको गारंटी दे रहा है? सर इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी दे रहा है। समझा क्या? फिर माल भेज देगी क्या ये होनोलुलु से? हाँ, ठीक है क्या? चलो अच्छा, अगला आया लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या है? अभी हमने देखा था इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर मान लो, लेकिन आपने क्या बोल दिया स्टार्टिंग के 2 साल, सर ये 3 साल, मैं नहीं चाहता मेरी इंटरेस्ट रेट चेंज हो, 6% है 6% पे चले, उसके बाद भले आप चेंज कर देना। तो जितने पीरियड के लिए मैंने मना कर दिया, लॉक कर दिया कि भैया अब ऊपर नीचे नहीं होगी, तब जो रेट है उसी पे रहेगी, बाद में भले उसको एडमिनिस्ट्रेट कर देना, लेकिन जिस पीरियड के लिए मैंने उनको स्पेसिफाई कर दिया, लॉक कर दिया कि भैया इस पे चेंजेस मत देना, दैट इज लॉक इन पीरियड। ठीक है। मॉर्गेज, भाई मॉर्गेज क्या है भाई? अगर मैं फिक्स एसेट, रियल एस्टेट वगैरह ऐसी चीज होती तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाता हूँ, ऐसा कोलेटरल। अगर लोन लेते तो बैंक तो ऐसे लोन देगा नहीं, राइट? तो ऐसे कोलेटरल दे देते हैं कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो वो आएंगे, प्रॉपर्टी को ले जाएंगे और प्रॉपर्टी का ऐसे ऑक्शन करके पैसा निकाल लेंगे, तो दैट इज नोन एज मॉर्गेज। ठीक है। मेच्योरिटी अभी देखा था। मार्केट वैल्यू बोले तो डिमांड एंड सप्लाई से जो चल रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग अभी देखा था। ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? कि एक बैलेंस से ज्यादा आप निकाल सकते हो, जनरली बिजनेस वालों के लिए होता है ओवरड्राफ्ट। सीसी, पे ही पेयर आपको पता है, पेन आपको पता है, रेपो रेट हमने कल देखा ही था, रिवर्स रेपो भी देखा था। स्मार्ट कार्ड्स, मेट्रो के कार्ड्स, बिग बाजार ऐसे। अच्छा, आप कहीं अच्छी जगह गेम वेम खेलने भी जाओगे तो वहां पे भी एक वो आपके पहले ही कार्ड बना के देते हैं कि इसके अंदर इतना पैसा है। ठीक है, आ जाओ। अगला है सिंडिकेटेड लोन। है सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था तब भी। सिंडिकेटेड लोन क्या है भावना? ठीक है, आयुष।
करेक्ट भाई सर, व्हेन कॉर्पोरेट हाउसेस को बहुत बड़ा लोन चाहिए होता है, तो अब एक बैंक तो ले दे नहीं सकता, या दे भी तो उसको रिस्क नहीं चाहिए इतनी, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे बैंक्स मिलकर बहुत बड़ा लोन देते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। इसमें जनरली एक लीड बैंक होता है जो सारा काम धाम करता है, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क क्या है सर? वैल्यू एट रिस्क ये है कि रेट्स वगैरह जो चेंज हो रही है उससे मेरे को अगर नुकसान हो जाए तो दैट इज वैल्यू एट रिस्क। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है कि सर यहाँ पे हमारे को मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको पता होगा अगर आप इतने से बैलेंस कम रखते हो तो बैंक चार्ज काट लेता है, ठीक है। तो आप बोलो सर रखेंगे ही नहीं हम, कोई बात नहीं काटने दो, लेकिन कभी अगर तुम पैसा डालोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। फिर आया जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। तो जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, अगर आप घर में कभी घर से आप कार वार टू व्हीलर कुछ लेने गए हो तो एक होता है डाउन पेमेंट देना पड़ता है, और उसके अलावा जो होता है हम उसको लोन करवाते हैं या फाइनेंस कराते हैं। अब जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज में क्या हो गया, डाउन पेमेंट कितना है, जीरो, पूरा का पूरा फाइनेंस, पूरा का पूरा हमने लोन पे ले लिया। एग्जांपल जनधन योजना अकाउंट यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक है। तो इसके साथ हुई हमारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी खत्म। अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, आ जाओ। पहला आया एक्विजिशन। एक्विजिशन का आई होप आपको एग्जांपल भी याद होगा, ठीक है, यहां नहीं बताएंगे, ठीक है। एक्विजिशन में क्या होता है सर, एक कमजोर कंपनी, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एक वीकर ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेती, एक्वायर कर लेती। एक्विजिशन देखो लगी रहे ना, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। क्या टेक्स ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ओवर पावर कर देती है वीकर वन को। बैंकरप्सी बोले तो सर इंडिविजुअल की लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, बोले तो लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। इंडिविजुअल्स के केस में बैंकरप्सी होती है, फर्म्स कंपनीज इनके केस में उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। बॉटम लाइन स्टोन कोल्ड बोलता भी है, अगर आप WWE देखते थे तो बॉटम लाइन, अच्छा आपने देखा होगा तब तो स्टोन कोल्ड था ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो बॉटम लाइन बोले तो कि भाई सबसे मेन बात कि जिसके अगेंस्ट हम बिजनेस को देखेंगे, तो नॉर्मली बिजनेस को हम बॉटम लाइन बोले तो हम नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन बोले तो नेट प्रॉफिट कि कितना कमा रहा है उसके अगेंस्ट कंपेयर करेंगे, तो दैट इज बॉटम लाइन। लेकिन हमने आज याद करो चैप्टर 1 में भी देखा था कि वी नीड टू हैव अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स सीइंग अ बिजनेस कि वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी चक्कर में कौन सा कंसेप्ट आया, ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में कौन कौन से हैं, अब ट्रिपल बॉटम लाइन में तीन चीजें आ गई, एक तो प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट। 3 P's है वहां पे, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। बॉटम लाइन आया तो केवल प्रॉफिट, और अगर ट्रिपल बॉटम लाइन आ गया तो 3 P's आ गए, तो प्रॉफिट तो रहेगा ही और दो कौन आ जाएंगे, प्लैनेट एंड पीपल, जिसको हम कहते हैं TBL। आ जाओ, ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, समझाने जैसा नहीं। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो कॉर्पोरेट फॉर्म्स वगैरह, कंपनीज वगैरह। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अप्रोच है एक जिससे कि कॉर्पोरेशन जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, एथिकली वगैरह सब काम कर रहे हैं या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, भाई अभी तो बिग बिलियन सेल भी चल रही है, किस किस ने ऑर्डर किया, तुम बहुत ही अच्छा अच्छे हो यार, आयुष ने किया, तू भी अच्छा है ऐसी बात नहीं ठीक, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भाई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, राइट, उनके थ्रू जब ट्रांजेक्शन होते हैं दैट इज ई कॉमर्स, डूइंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, रिटर्न्स वगैरह को ऑनलाइन फाइल करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हमने देख लिया था। गुडविल आपको पता ही है, गुडविल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा जल्दी 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 बताएं, गुडविल क्या है। अबे इसमें देख क्या रहे हो, गुडविल तो तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ी है, 12वीं में भी, फाउंडेशन में भी। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन, आयुष क्या क्या क्या, ठीक है।
भाई इसके अलावा ठीक है, और ये नेगेटिव में हो गई तो नेगेटिव भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हाँ ठीक, हाँ भाई बिल्कुल सही बात। अच्छा, व्हाट इज गुडविल? कि आपके बिजनेस की वैल्यू मान लो बुक के अंदर 100 करोड़ है और सामने वाला आपको 120 करोड़ दे रहा है, सेल वैल्यू 120 करोड़ और आपकी बुक के अंदर वैल्यू है 100 करोड़, तो ये 20 करोड़ किसके दे रहा है ज्यादा? गुडविल के। राइट, अगर आप भी अपना कोई बिजनेस बेचोगे या कुछ बेचोगे तो आप यही देखते हो ना, यार मैंने 5 साल मेहनत करके मेरा नाम दे रहा हूं, हाँ या ना? ठीक है, ये हुआ गुडविल। इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबको पता ही है। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ए जेपीबीपी जल्दी बताओ। ये आपके सीए इंटर के अंदर कॉस्टिंग के अंदर एक चैप्टर भी आएगा पूरा का पूरा ऐसा, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। चिराग, ठीक है। तान्या, सर जॉइंट प्रोडक्ट तो वो होते हैं, मतलब जो हम ये सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ एक और नया मतलब और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं इसमें। ये सब मेन प्रोडक्ट नहीं होते, लेकिन बाय प्रोडक्ट वो होते हैं कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो वेस्ट है उससे कुछ बन जाता है, तो वो हो जाता है बाय। करेक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट तो सर ऐसी चीज होती है जो हम बना रहे हैं एक ही चीज से सेपरेट कर करके उससे बना रहे हैं, जैसे वो सबसे बेसिक ऑयल रिफाइनरी वाला, क्रूड ऑयल वगैरह। बाय प्रोडक्ट क्या होता है सर? वो हम बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन वो साथ में डिस्कार्ड करके बन जाता है, जैसे शुगर के साथ मोलासिस। मोलासिस वो होता है, अपन ने तब भी डिस्कस किया था, सिरप होता है जिससे स्वीटनिंग का काम होता है। ग्लिसरीन सोप वाला देखा था, सोप इज द मेजर प्रोडक्ट बोले तो ज्वाइंट प्रोडक्ट वाली चीज, एंड ग्लिसरीन इज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ। लिबरलाइजेशन आपको पता ही है, लॉजिस्टिक्स आपको पता है, लॉजिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। मर्जर हम एक साथ अभी देख लेंगे, मर्जर अमेलगमेशन को वापस। मिशन बोले तो कि भाई कंपनी को करना क्या है, टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। पेस्टल आप सबको पता ही है, चैप्टर 2 के अंदर एनालिसिस भी दिया है पेस्टल भाई ने, बिजनेस एनवायरमेंट का, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल और ई फॉर एनवायरमेंट। प्राइवेटाइजेशन आपको पता ही है, प्रोप्राइटरी फॉर्म पता है। रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न इज व्हाट कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना कमा के देना चाहिए। रिस्क इज व्हाट व्हेन यू आर अर्निंग लेस देन योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है क्या? ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फ्यूचर का भी देखना। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कोई बताएगा? करेक्ट सर। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है, आपने देखा भी होगा, अभी ऐड भी आता है 16 रुपए में, ऐसा कुछ आ भी रहा है आजकल। अजमेर में घूमोगे तो वहाँ पे होर्डिंग्स में भी दिखेगा आपको, टर्म इंश्योरेंस अब बस इतने रुपए में, इतने महीने में। ये रिस्क वगैरह कवर करता है, ये केवल रिस्क वगैरह कवर करता है कि आपके इस दौरान कुछ हो जाए तो पैसा वैसा मिल जाएगा। ठीक है, होल लाइफ तो पूरे होल लाइफ का इंश्योरेंस हो गया। एक उधर रह गया टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या है? टर्न अराउंड क्या है गर्ग साहब? ठीक है, और कोई? भाई बिल्कुल सही, टर्न अराउंड क्या है कि बिल्कुल हालत खराब थे तो आपने पूरा एक कोशिश कर दिया, अलट पलट पूरा कर दिया, पूरा चेंज सिस्टम कर दिया फाइनेंशियल रिकवरी करने के लिए, दैट इज टर्न अराउंड। भाई ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत समय से खराबी काम कर रही है, जैसे अपन बोल सकते हैं अनिल अंबानी की कंपनी, जिसने अभी थोड़ा टाइम पहले थोड़ा टर्न अराउंड भी किया, स्टॉक मार्केट में भी अच्छी गई थी इस चक्कर में। ठीक है, विजन क्या है कंपनी का? रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। एक बात ध्यान रखना, मिशन स्टेटमेंट इज फॉर प्रेजेंट, विजन इज फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो इसके साथ आपकी अदर टर्मिनोलॉजीज भी, मार्केटिंग पे आ जाओ।
मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ और 1 मिनट का ब्रेक। भाई आ जाओ, ब्रेक खत्म, स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी हमने क्या क्या कर लिया, बैंकिंग कर लिया और अदर टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर लिया। अगला आया मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलो चलो, ए बस बाद में करना है सब। आ जाओ मांझा, हाँ ठीक है, चलो आओ। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी भाई, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग कैंपेन की भाई पूरा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ, कि कैसे इसको एडवर्टाइज करेंगे, कब कितने एड्स आएंगे, कैसे करेंगे, किस टाइम पे आना चाहिए, सारी चीजें, दैट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन। पूरा पर्टिकुलर पीरियड उसके क्या स्पेसिफिक एम है। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग हमेशा क्या होता है, एक नॉन पर्सनल फॉर्म होता है, इट इज पेड बाय समवन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तीसरा है आफ्टर सेल सर्विस, भाई बेसिक कुछ समझाने जैसा नहीं। एजेंट बोले तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है, होलसेलर, रिटेलर वगैरह, ये सारे इंटरमीडियरी जो भी हैं, दोज आर एजेंट। बैरियर टू ट्रेड आपको पता ही है, बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट मतलब, कोई मुझे बताएगा इसके अंदर क्या बात है। बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, तानिया। सर किसी भी फर्म की किसी भी सेक्टर में किसी न्यू फर्म की एंट्री या एग्जिट का ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कर देना क्रिएट या कोई बैरियर कर देना, तो वो हो जाता है बैरियर। हाँ भाई, सीधी सी बात कि मार्केट एक ऐसा हो चुका है, वहां पे इतनी जबरदस्त लेवल पे काम चल रहा है कि नए फर्म को एंटर करना बहुत ही मुश्किल लेवल का काम। ठीक है क्या, ये एग्जिट होना भी बहुत मुश्किल काम है। बेंचमार्किंग क्या हुआ कि यहाँ पे हम हमारे बिजनेस को या हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कुछ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो दैट इज बेंचमार्किंग। अगला आया ब्रांड, तो ब्रांड क्या, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जिसके मैं बोलूं ब्रांड के थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मैं बोलूं दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, है या ना। ठीक है, पैकेजिंग, लेबलिंग सब इसके अंदर इसी का पार्ट है। ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क वगैरह सारी चीजें। ठीक है, ब्रांड इक्विटी बोले तो अनलाइन कर लेना, सबसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट भी है, वैल्यू ऑफ ब्रांड। ब्रांड लॉयल्टी क्या है कि भाई कस्टमर आपकी चीज को खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कितना वो मोटिवेटेड है। एप्पल के फोन, एप्पल का फोन का यही होता है भाई, है ना। सेम ऐसा बहुत लोगों के साथ शूज वगैरह में भी होता है, बहुत सारे लोग जो शूज के शौकीन होते हैं, बहुत सारे हैं, तो वो एक कंपनी के सारे तरह के शूज खरीद ही लेते हैं, महंगे से महंगे ऐसा।
जिन लोगों का शूज का बहुत शौक होता है तो वो लोग आप देखना उनका पूरा एक घर के अंदर एक जैसे आप लोग की एक वार्डरोब होगी कपड़ों की, उनके ऐसे पूरी उसकी होती है शूज की, होता है बहुत लोगों को शौक, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी की, उसी कंपनी के घरे खरीद लेते हैं। ब्रांड रिकग्निशन की भाई कस्टमर को पता है क्या कि हमारी ब्रांड एग्जिस्ट करती है और इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू परचेज। अब ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये आया, सॉरी रिकग्निशन का मतलब ये आया कि वो कस्टमर हमारा नहीं है, वो किसी और कॉम्पिटिटर का है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी और कॉम्पिटिटर का है, लेकिन उसे पता है हम एग्जिस्ट करते हैं, और जिस दिन वो बंद होगा या वो नहीं है उसके पास माल तो वो हमारे से आके खरीदेगा। ठीक है क्या? ठीक है। बिजनेस मॉडल, तो भाई ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे हम मनी मेकर होंगे? बिजनेस की कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे पैसा ही पैसा होगा? ठीक है क्या? बिजनेस मॉडल हुआ पोर्टफोलियो कि भाई क्या क्या हम सारे काम करते हैं, सारे के सारे जो हमने चैप्टर 3 में से देखा था, ये कंपनी ये काम करती है, तो वहां देखो हेडिंग भी आती थी बिजनेस पोर्टफोलियो, तो ये सारे काम करती है, जैसे रिलायंस के देखे देते सारे, तो कि सारे क्या क्या काम करती है। बिजनेस टू बिजनेस बिल्कुल बेसिक, B2B, ठीक है। बाइंग बिहेवियर क्या है कि भाई क्या सोचता है कस्टमर खरीदने से पहले, उसकी दिमाग में क्या क्या चल रहा है। कैश डिस्काउंट कि भाई कैश पे अगर सेल हो रही है तो क्या डिस्काउंट मिलेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई मैं हाथों हाथ कैश में दूंगा, क्या पैसा देगा बता। बड़े लेवल के जब ट्रांजेक्शन होते हैं ना, अभी ऐसे मत समझना 1000 5000 10,000, जब बड़े लेवल में होते हैं जहाँ पे क्रेडिट का काम बहुत चलता है, तो वहां पे कितने बार होता है कि भैया मैं 1 नंबर में या 2 नंबर में कैश पेमेंट करूंगा हाथों हाथ, मुझे बताओ क्या दे रहे हो, क्या डिस्काउंट दे रहे हो, बहुत बार होता है। तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि भाई हमारे पास क्या यूएसपी है हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर, चैप्टर 2 में हम कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में भी देखते हैं बात। ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है हाँ कर दो, हाँ करो, हाँ सर, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटिव पोजीशन कि भाई कौन सी पोजीशन जो फर्म के पास है या वो विश करती है कि भाई यहां पे मैं होना चाहिए। जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो आप चाहते हो रैंक 1 हो, तो दैट इज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन यू वांट, राइट। ये आप चाहते हो कि भाई नीचे तो नहीं आऊं, 2-5 ऊपर आ जाऊं, तो दैट इज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। जैसे 3 इडियट्स में चतुर नंबर 1 आना चाहता था, तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी। ठीक है, अब अगला आया कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम दूसरी फर्म्स को अक्वायर करे जा रहे हैं, लेकिन उन फर्म्स को जिनको हम अक्वायर कर रहे हैं उनका हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सेम लाइन में नहीं है, अलग ही अलग लेवल पे उनको अक्वायर कर रहे हैं, अब सेम लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे वो फर्म आ रही है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई सिनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब सिनर्जी बोले तो 1 और 1 11 होते, तो यहाँ पे 1 और 1 11 नहीं हो, ऐसा। ठीक है क्या? कंसोर्टियम एक साथ बाद में देखेंगे, कंसोर्टियम मर्जर अमेलगमेशन इनको। ठीक है, कंज्यूमर मार्केट जहां पर इंडिविजुअल्स वगैरह होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर की भाई कंपनी की वैल्यू बिलीव्स वगैरह क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट? इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट। ठीक है, क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेलिंग क्या है कि भाई क्रॉस सेलिंग क्या है कि भाई वो आपके पहले के बिहेवियर को देख के आपको एक और चीज साथ में चिपका रहा है, राइट। क्या? दैट इज क्रॉस सेलिंग। ठीक है क्या? ये चीज तो ले रहे हैं और बोलेंगे ये कितनी बार होता है कि भाई कितनी बार आप चीज लेते हो तो आपको वो दुकानदार जानता है तो आपको बोलता है अरे भैया आज ये नहीं ले रहे आप, अरे ये आ गया, हाँ या ना। ठीक है क्या? अच्छा, ये सलोन वाले करते हैं, आप बाल कटवाने जा रहे हो तो बोलेंगे अरे चेहरे में ऐसा हो रहा है फेशियल करा लो, आप बोल रहे हो भैया बाल उड़ रहे हैं, वो बोले भैया स्पा करा लो, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो या फिर अगली बार जानबूझ के बोलेगा, आपने एक बार उसको बोल दिया भैया बाल उड़ रहे हैं, तो बोलेगा भैया आपके बाल थोड़े और उड़ रहे हैं इस बार, स्पा करवा लो। तो दैट इज कंज्यूमर की हिस्ट्री है, बाइंग पैटर्न को देखकर उसको एक और चीज साथ में चिपकाना, हाँ या ना। ठीक है क्या? एप्पल तो भयंकर करता है इस पर। ठीक है, आ जाओ। जैसे इधर एक और आया, सेलिंग अ कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू न्यू कार बायर्स। मैंने आपको बताया भी था कि जब नई कार लेने जा रहे थे तो अंजुल सर तो गाड़ी को देख रहे थे गाड़ी कैसी, मैं गया साथ ही मैंने म्यूजिक सिस्टम चेक किया, तो फिर वो मेरे को है ना जब जो जना साथ में था वो गाड़ी नहीं बता रहा कि इसमें भैया 6 गियर हैं, ये मोड्स हैं, इतना इंजन का हॉर्स पावर है, वो मुझे बोल रहा है आप तो गाना करो इसको फुल पे करके देखो कैसे आ रहे हो आज,
हाँ या ना, ठीक है। कस्टमर डिमांड, बेसिक कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर नीड, कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि उससे आपके प्रोडक्ट से उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है क्या। वांट्स, डिजायर। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कि भाई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि आपके प्रोडक्ट सर्विस के में क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा टू अलाउ, सॉरी डिफरेंशिएशन था, डाइवर्सिफिकेशन गलत पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डीएक्स वाला नहीं है ये डिफरेंशिएशन क्या है, कि भाई आप कैसे मार्केट के अंदर अलग दिखोगे, आप मार्केट के अंदर सबसे अलग कैसे दिखोगे, ऐसे दूर से देखेंगे भीड़ में तो आप दिख जाओगे, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। करेक्ट क्या, जैसे रणवीर सिंह कपड़े ऐसे पहनता है कि 100 लोगों के बीच में दिख ही जाएगा, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या, अभी अंजुल सर क्लीन शेव हो क्या है, वो अलग से दिख ही जाएंगे हाँ, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या, हाँ हाँ। डायरेक्ट मार्केटिंग, भाई डायरेक्ट मार्केटिंग बोले तो वो मिंत्रा का ऐड आता है, अंशुल ओनली फॉर यू, आपको भी ऐसे आएगा, आपके नाम लगा के चिपका के दे देंगे। या जोमेटो पे भी आता है कि करेक्ट क्या, जैसे आईपीएल हो रहा है तो बोले आपको भूख लग रही होगी खाओ, हाँ या ना, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, ऐसे ही होता है। ठीक है क्या, ईमेल्स, एड्स, पॉपअप्स, मैसेजेस आते हैं, करेक्ट क्या, मिंत्रा विंत्रा वाला जो एग्जांपल है दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि सारे बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं जिसके थ्रू मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से गुड्स विल रीच टू द कंज्यूमर। डाइवर्सिफाई, आप और नई नई चीजें ला रहे हो बेचने के लिए। ई कॉमर्स, बिल्कुल बेसिक बात। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, कि सर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो टू रिड्यूस योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। भाई एक बच्चा आ रहा है क्लास में, अंजुल सर किराया 1 लाख रुपए ले रहे हैं मेरे से, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 स्टूडेंट, पूरी कॉस्ट उसी पे गई। लेकिन अब इसमें 100 बच्चा आ गए क्लास के अंदर, तो 1 लाख का किराया 100 से डिवाइड होगा, तो पर स्टूडेंट मैं बोलूं मेरा रेंट का बिल कम हो जाएगा जो फिक्स्ड है। तो व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सर इंक्रीजिंग माय प्रोडक्शन टू रिड्यूस माय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ, इसको और क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कहते हैं, एफएमसीजी। ओहो, क्या क्या है ये, लेज हैं, ये तो लेज को मुझे लगता है कहीं और सेब्रिटास कहते हैं, चीटोज हैं, पेप्सी है, हाँ क्वेकर उच पता नहीं क्या है, खाए क्या किसी ने, खाए? अच्छा, ट्रॉपिकाना दिख रहा है, पोहा है वो, अच्छा। और ये ग्लास के अंदर क्या है, कोल्ड ड्रिंक की है भाई, वो पेप्सी है, तुम क्या बर्फ है तो क्या ऑन द रोज, कैसे हो भाई, नवरात्र चल रहे हैं तुम्हारे, मेरे तो पोल्यूशन भी नहीं चल रहे, तुम्हारे नवरात्र चल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ रहने दो तुम, कुछ और तो ऐसा नहीं है भाई उधर, ऐसा क्या है, बाद में दिखाना तुम, तुम्हारी बुक में क्या है ऐसा अलग। ठीक है, एक बात नहीं, गंदी सोच। हाँ इधर आओ, फोरकास्टिंग क्या है, कि सर हम फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, राइट, कितनी सेल्स होगी। तो फोरकास्टिंग इज व्हाट, एक प्रोसेस है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, बायर कितनी चीजें खरीदेगा। ठीक है क्या, इनोवेटर कौन है, जो नए प्रोडक्ट अडॉप्ट करेंगे फर्स्ट, जैसे एग्जांपल जब वन प्लस एम आई वगैरह आए थे, तो जिन्होंने वो प्रोडक्ट को पहली बार लिया तो दैट इज इनोवेटर, हाँ या ना। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग में स्पॉटिफाई यूज करना स्टार्ट किए होंगे, ट्रेडिशनल तो ये वीएलसी वगैरह तो थे ही, लेकिन स्पॉटिफाई हर जना यूज नहीं करता था, लेकिन आज की तारीख में स्पॉटिफाई के बिना सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं इस बात नहीं, लेकिन जो बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं वो स्पॉटिफाई से एक फायदा क्या होता है, कोई जने की आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगी उससे ले लो, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसका एक और फायदा, और उससे आपकी दोस्ती रही ही ना रही हो, वो प्लेलिस्ट ऐड करता रहेगा, आपको गाने पता पड़ते रहेंगे। हाँ हाँ जेन्युइनली बात। ठीक है, आ जाओ। इंटरनल मार्केटिंग क्या है, इंटरनल मार्केटिंग बोले तो हम हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग हैं एम्प्लॉयज वगैरह, उनको अवेयर कर रहे हैं कि भैया हम ये काम कर रहे हैं आजकल, इसको ऐसे करेंगे, उनको भी तो पता होना जरूरी है, करेक्ट, तभी तो वो बेच पाएगा आगे। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, सर 2 और मोर फर्म्स आती है टू परस्यू अ स्पेसिफिक ऑपरेशन या अपॉर्चुनिटी, दिस इज टेम्पररी इन नेचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, मार्केट एंट्री मतलब लॉन्च कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को,
न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि भाई इसको अब कैसे मार्केट के अंदर एंट्री मारेंगे. मार्केट लीडर कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर मतलब मोनोपोली है, जिसके पास सबसे ज्यादा सेल्स है, जिसकी इन शॉर्ट में बोलूं तो एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट. मार्केट पोजीशनिंग कि भाई आप कंज्यूमर के सॉरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. कि यहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, कंज्यूमर की आंखों में आपको भी दिखे कि ये प्रोडक्ट हम भी हैं. ठीक है. रिसर्च कि आप एनालाइज वगैरह कर रहे हो, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या बेच सकते हैं. सेगमेंटेशन क्या कर रहे हो आप, आपका जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी मार्केट है उसको पॉपुलेशन जो उसकी है या जो भी तरह के लोग हैं उसके आपसे कैरेक्टराइज कर रहे हो. जैसे कि भाई किड्स, बॉयज, मैन, सेम ऐसे गर्ल्स और वो होता है. ठीक. अच्छा, आपने देखा होगा ये मार्केट सेगमेंटेशन की तरह ही आप किसी भी बड़े स्टोर में जाओगे तो वहां भी ऐसा ही होता है, राइट. कि बच्चों की स्टोर एक होता है, फिर गर्ल्स का होता है, फिर एक ऊपर बॉयज का ऐसे होता है. करेक्ट क्या? ठीक है. हाँ. मार्केट शेयर कि भैया आपका एक कंपनी के पास पूरे मार्केट के अंदर कितना शेयर है. ये मार्केट शेयर स्टॉक मार्केट वाला मत देखना भाई, ये परसेंटेज कितना शेयर है आपके पास. जैसे 100% हर प्रोडक्ट का मार्केट का होता है, तो अगर 100 प्रोडक्ट कोई बिक रहे हैं तो आपके कितने बिकते हैं उसमें से. मार्कर बनाता हूं तो 100 मार्कर बिकते हैं, तो उसमें आपके वाले कंपनी के कितने बिकते हैं. मान लो 30 बिकते हैं, हर 100 पे 30 मेरे मार्कर बिक रहे हैं, तो मेरा मार्केट शेयर कितना परसेंट? 30%. ठीक है क्या? मार्केट टारगेटिंग भाई आप सेगमेंटेशन किया आपने ये सारी चीज, अब आपने एक सेगमेंट आपको जो अच्छा लगा उसको आप टारगेट कर रहे हो. समझे क्या? ठीक है. ये आपको कोई भी बिजनेस करते वक्त भी सोचना पड़ता है कि भाई आप टारगेट किसको कर रहे हो. आप बिजनेस रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो उधर भी आप देखोगे वेजिटेरियन को या नॉन वेजिटेरियन को या दोनों को, राइट. उसके अलावा भी आप देखते हो कि भाई आपको किस तरह का टारगेट करना है, कैफे खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, फाइन डाइन खोलना है, हर चीज तरह की. ठीक है. मार्केटिंग बिल्कुल बेसिक है भाई. मार्केटिंग मिक्स बोले तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. मास मार्केटिंग जब आप टीवी, न्यूज़पेपर, एड्स इन सब के थ्रू देख रहे हो. आज की तारीख में मैं बोलूं मास मार्केटिंग भी सोशल मीडिया के थ्रू होती है, है ना. अभी जैसे हमने देखा होगा एक क्वार्टर में कितना गलत एक्सपीरियंस बेटा 750 डिवाइड बाय 4. हाँ कोई बात नहीं, हाँ सही है सही है सही है, उसका बिल्कुल लॉजिक सही गया, लेकिन कोई बात नहीं. एक क्वार्टर बोले तो 3 महीना अश्लील लोगों. हाँ तो वो तुमने देखा होगा अभी कितना वायरल हो रखा है, तो दैट इज ऑल्सो मास मार्केटिंग. आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी होता है, हर ब्रांड उसके थ्रू अपना डालने की कोशिश करती है कि कोई भी चीज वायरल हो गई ऐसा, तो उसके थ्रू करते हैं. दैट इज मास मार्केटिंग, सारे लोगों के पास पहुंचे. नीश मार्केट, अच्छा नहीं सॉरी, मर्जर बाद में देखते हैं. मिशन अभी हमने देख ही लिया था. नीश मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग बोले तो सर हर मार्केट के अंदर एक कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट होता है जिसको हम टारगेट करते हैं. जैसे मैगी के अंदर जिन लोगों को हेल्दी मैगी खानी तो उनके लिए आटा नूडल्स, मैदा खराब है. जैसे कोक के अंदर डाइट कोक, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ नीश मार्केटिंग कि भाई कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट होता है, मार्केट के अंदर एक छोटा मार्केट जहां पे लगभग सब उसको टारगेट करते हैं. अपॉर्चुनिटी आपको पता ही है. पर्सनल सेलिंग, ओरल कम्युनिकेशन वाली चीज से पर्सनल सेलिंग समझ जाना. ये देखो जैसे वो हार्पिक वाला ऐड आता है, तो दीदी भी हार्पिक वाली आई है, कौन सी आई है, लाइजॉल है ये. जैसे हार्पिक के ऐड में पहले वो आता था, क्या नाम है, हुसैन आता था. आप शायद ही जानते होंगे हुसैन को, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. हाँ हाँ क्या कह रहे हो, ठीक है कोई बात. हाँ प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग क्या है कि भाई नहीं, मान लो मुझे पता चला मार्केट के अंदर नए नए लोग आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैं तो ऑलरेडी स्टैब्लिश था, तो मैंने मेरी प्राइसों को इतना नीचे गिरा दिया कि वो एंट्री नहीं कर सकते, उनको डिस्करेज करने के लिए. प्राइस बताइए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि भाई हम एक ही प्राइस को अलग जगह चार्ज करेंगे, कि मतलब सेम चीज को हम अलग अलग चार्ज करेंगे. जैसे बिस्लरी नॉर्मल दुकान से लोगे 20 रुपए में मिलती है, लेकिन यही बिस्लरी को तुम आइनॉक्स के अंदर जाके खाओ 80-100 रुपए की देता है भाई पानी भी, है ना. करेक्ट क्या? तभी तो हमारी मम्मी ये बोलती है और ये चीज पॉपकॉर्न के 350 का डब्बा मैं घर पे इतना कढ़ाई भर के बना देती, है ना. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेम चीज को हम अलग अलग जगह पे अलग चार्ज कर रहे हैं. सेम ऐसे ही होता है होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स में भी. कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो यहाँ पे 40 रुपए की मिलती है वो 80 रुपए या 70 रुपए लेते हैं ऐसा. तो दैट इज सेम प्रोडक्ट की अलग अलग जगह अलग चार्ज कर रहे हैं, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस इलास्टिसिटी क्या है कि सर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा,
वो है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस सेंसिटिविटी मतलब कि प्राइस का कस्टमर्स पर क्या इंपैक्ट होगा। प्राइस इलास्टिसिटी में मतलब है कि प्राइस चेंज कर रहे हैं तो उसका डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। प्राइस सेंसिटिविटी में हम इसको देख रहे हैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है तो दोनों में सेम बात है। प्राइस स्कीमिंग क्या है भाई, देखो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम दो तरीके से आते हैं, या तो मार्केट पेनिट्रेशन या प्राइस स्कीमिंग। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, जब मैं मार्केट के अंदर आ रहा हूं तो बिल्कुल लो प्राइस पे आ रहा हूं जिससे मार्केट में घुस पाऊं, पेनिट्रेट, एग्जांपल जियो। प्राइस स्कीमिंग क्या है कि मैं मार्केट के अंदर घुस रहा हूं लेकिन मुझे दिखाना है सीधा ही कि भाई मैं एक अच्छी प्रोडक्ट हूं, एक अच्छी क्वालिटी है। आप सबको ही पता है महंगा है तो अच्छा ऐसा दिमाग में सीधा आता है अच्छी चीज है, हाँ या ना। तो प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, जब मैं मार्केट के अंदर घुस रहा हूं तो मैं हाई प्राइस चार्ज कर रहा हूं। अब जैसे रॉल्स रॉयस वगैरह सारे हैं, ये प्राइस स्कीमिंग पे ही रहते हैं हमेशा। क्यों, ये नीचे लोअर प्राइस कर देंगे तो इनकी इज्जत ही नहीं बचेगी। अभी कल मैंने या कल थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था कि एक कौन सी कार थी कि उसका अगर ऑयल भी चेंज कर रहे हैं तो दैट इज इक्वलेंट टू क्रेटा की वैल्यू। गाड़ी का केवल ऑयल चेंज हो रहा है, हाँ बुगाटी का ही था शायद, है ना, हाँ इंस्टाग्राम पे देखा था वो। तो बुगाटी का केवल ऑयल चेंज हो रहा है तो वो उसमें आपकी क्रेटा आ जाएगी, सोचो, ठीक है। हाँ पब्लिसिटी भाई एक होता है, पब्लिसिटी हमेशा ध्यान देखना, पब्लिसिटी इज फ्री, इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस। एडवर्टाइजिंग इज पेड बाय द बिजनेस, पब्लिसिटी इज फ्री। तभी तो बोलते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट किया है, हाँ या ना, करेक्ट क्या, ठीक है। ये कुछ नहीं पब्लिसिटी स्टंट है, दैट इज दैट। सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि सर हमने सब कुछ कर लिया एडवर्टाइजिंग वगैरह सब, फिर भी नहीं बिक रहा, तो अब हम बेचने के लिए सेल्स बूस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स प्रमोशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कितनी बार स्टोर्स के बाहर लिखा होता है बाय 2 गेट 5 फ्री, और आप वो देख के घुस जाते हो अंदर, है या ना, राइट। ये होता है, कितनी बार होता है 30% ऑफ। ये चीज लो, विन 2 नाइट्स, नहीं विन 2 नाइट्स नहीं सर, स्टे इन 2, स्टे, अरे यार जीवान फिसल गई, कोई बात नहीं, हाँ स्टे 2 नाइट्स इन इन बुर्ज खलीफा दुबई में। ऐसा कितनी बार होता है कॉम्पिटिशन, सैंपल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती है, हाँ या ना, करेक्ट क्या, समझे क्या, एग्जीबिशन वगैरह, टेम्परेरी प्राइजेस वगैरह, दीज आर व्हाट सेल्स प्रमोशंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भाई 1 साल से कम, इनको हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन, जिसका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। टारगेट मार्केटिंग वैसे ही भाई सेम तरह के लोग जिनको हम रीच कर रहे हैं, टेली मार्केटिंग फोन वोन करके, जैसे कितनी बार आता ही है फोन आता है कि आप ये लेना चाहेंगे क्या, ऐसे ऐसे हैं जिनके साथ तो जो इनके ऑडियोज भी बहुत वायरल होते हैं कि सर आप ये वो लेंगे, तो उसमें जो इंसान टाइम पास करने के मूड में होता है वो पूरी बात कर लेता है 2-5 मिनट, है ना, ठीक है। आप लोगों के पास आए हैं कभी टेली मार्केटिंग के फोन आए होंगे बहुतों के पास, करेक्ट, ठीक है। मेरे पास एक आता था, क्या कहते हैं वो, सर स्टॉक का डीमैट अकाउंट खोल लो, पीछे ही पड़ गई भाई, पीछे ही ऐसा। और आपको देखेगा टेली मार्केटिंग जनरली लड़कियों के फोन ही आते हैं, क्योंकि लड़के को तो लड़का ऐसे बोले रख दे भाई फोन, अब लड़की को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अब वो ऐसे वो बोलती है अंशुल जी अरे ऐसा आप ले लो, आप मैं बता, अरे मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, वो भी शानी दूसरे नंबरों से फोन कर रही है, ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। टेस्ट मार्केटिंग क्या है सर, टेस्ट मार्केटिंग ये है कि कोई नया प्रोडक्ट हमारा आया तो उसको हम लॉन्च करने से पहले टेस्ट कर रहे हैं कि कस्टमर के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। टेस्टिंग कितनी बार होता है, राइट क्या, हाँ या ना, ऐसा। तो कभी कभी आप भी घर पे कुछ नया चीज बनाते हो तो घर में आप या तो मम्मी भाभी कुछ भी, तो वो भी पहले टेस्ट बनाते हैं हो कैसे रहे, फिर ही मेहमानों को खिलाते हैं, आप पे टेस्ट होता है पहले, ऐसा ही बन गया क्या। अरे सबसे बेसिक वो समझो, कोई मेहमान आ रहा है घर पे खाने तो मम्मी वगैरह लोग आपसे पूछते हैं अरे एक बार खा के देखना नमक सही है क्या, ये सब सही है क्या, तू तेरे को खराब लगेगा कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं लगना चाहिए, इज्जत का सवाल है। तो दैट इज टेस्ट मार्केटिंग, जब बिजनेस वाले लोग कस्टमर्स पे से टेस्ट करते हैं। बहुत बार ये नए नए रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हैं तभी टेस्टिंग करते हैं कि हम फ्री सैंपल दे रहे हैं, ये सारी चीजें, टू नो द जेन्युइन रिएक्शन ऑफ द कस्टमर्स। थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज का उल्टा, यूएसपी एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और वीकनेस जो हमारे ये हम देखा है चैप्टर 2 के अंदर भी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में। आज इतना ही करेंगे, कल फाइनेंस टर्मिनोलॉजी करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। भाई हमने मोटा मोटी बैंकिंग की, मार्केटिंग की और अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी की मोटा मोटी सारी ले ली है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। कल फाइनेंस टर्मिनोलॉजी देखेंगे, एक बार घर से पहले पढ़ के आना, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।